हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गर्व एकेडमी की एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज के अपने इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग बातें करते हैं इतिहास के बारे में, और इतिहास के अंदर एक पर्टिकुलर सेगमेंट है जिसका नाम है मध्यकालीन भारत। इसी मध्यकालीन भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब तक हम लोग 2 क्लासेज ले चुके हैं। आज हमारी मध्यकालीन भारत की क्लास नंबर 3 है, और इसी क्लास 3 के अंदर हम लोग आगे बातें करेंगे एक टॉपिक के बारे में। टॉपिक का नाम है मुगल एम्पायर। ठीक है, तो वही बातों की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। यहां पर क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है और फ्रीक्वेंटली पूछा भी जाता है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। ठीक है, अभी नाम यहां पर आ गया मुगल वंश, तो आप लोग मुगल वंश से थोड़ी बात याद रखेंगे। जैसे आप सबसे पहले याद रखना है मुगल वंश या मुगल साम्राज्य, इसका भारत के अंदर शासनकाल क्या है। तो आप लोग बोलेंगे इसका शासनकाल है 1526 से लेकर, जब भारत के अंदर एक रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तब तक भारत के ऊपर मुगल बादशाहों ने रूल किया। अब इसी मुगल बादशाहों से आप लोग एक बात याद रखेंगे कि भारतीय इतिहास में प्रथम स्वर्णकाल गुप्तों के समय आया था, लेकिन क्वेश्चन पूछा इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल, सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, दूसरा स्वर्णकाल किसको बोला जाता है। तो आप लोग बोलेंगे कि दूसरा स्वर्णकाल मुगल एम्पायर को बोला जाता है। सेकंड गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास का दूसरा स्वर्णकाल मुगल साम्राज्य को बोला जाता है। अब इसी के बाद आप लोग आगे पढ़ेंगे कि मुगल वंश की भारत के अंदर किसके द्वारा की गई। तो एक आदमी है जिसका नाम क्या है, बाबर। वैसे तो बाबर का जन्म 1483 में हुआ था, लेकिन भारत के अंदर बाबर ने शासन करना स्टार्ट किया था 1726 में। 1526 से लेकर और 1530 तक, यानी लगभग 4 साल तक भारत के ऊपर शासन किया किसने, बाबर ने। थोड़ी बातें बाबर के बारे में करेंगे। ये बाबर मुगल साम्राज्य या मुगल वंश के संस्थापक है। अभी जो बाबर है वो मुगल वंश के संस्थापक हो गए। तो आप लोग याद रखेंगे इनके पिता का नाम क्या है। तो आप लोग इनके पिता का नाम क्या याद रखेंगे, पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा, माता का नाम है कुतलुग निगार बेग। लेकिन इस बाबर के कुछ सक्सेसर हुए जो मुगल साम्राज्य के अंदर रूल करते हैं। जैसे इसी का बेटा अगला शासक बना जिसका नाम क्या है, हुमायूं। इसके बेटे का नाम क्या है, हुमायूं। हुमायूं का भारत के अंदर शासनकाल क्या है, तो 1530 से लेकर 1540, 1540, और फिर 1555 से लेकर 1556, 1555 से लेकर 1556, यानी 2 बार इसने भारत के ऊपर शासन किया है। एक बार शासन किया 1530 से 40 तक, एक 1555 से 56 तक। 2 शासनकाल किसके हैं, तो आप लोग बोलेंगे कि हुमायूं के हैं। इस हुमायूं के बाद अगले शासक बने इनके बेटे जिसका क्या नाम है, अकबर। शासनकाल 1556 में स्टार्ट हुआ और 1556 से लेकर 1605 तक अकबर के द्वारा भारत पर रूल किया गया। इसी अकबर के बाद इसका बेटा जहांगीर शासन करता है, और जहांगीर का शासनकाल क्या पढ़ते हैं हम लोग, 1605 से लेकर 1627 तक, 1627 तक भारत के ऊपर जहांगीर के द्वारा शासन। इसी जहांगीर के बाद अगले शासक का नाम क्या हुआ भाई, तो अगले शासक हुए शाहजहां। शाहजहां का शासनकाल क्या है, तो 1627 से लेकर 1658 तक भारत के अंदर किसने शासन किया, तो आप बोलेंगे कि शाहजहां ने शासन किया। इसी शाहजहां के बाद अगले जो शासक बने उनका नाम क्या है, तो आप बोलेंगे औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल आप लोग क्या याद रखेंगे, तो 1658 से लेकर और 1707 तक इस व्यक्ति ने भारत के ऊपर शासन किया था। अब यदि मैं सीक्वेंस में बताऊं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 मुगल बादशाह हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम किए। सर एंशियंट उठाना है, बिल्कुल भावना, जितना मैंने पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। ये आपके सभी एग्जाम्स को, रिसेंट के 2024 के सारे एग्जाम्स को कवर करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो 2024 का लेटेस्ट कंटेंट। इस औरंगजेब के बाद किसके द्वारा शासन किया गया, तो इसके बाद भारत के अंदर शासक बने बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम। इस बहादुर शाह फर्स्ट के बाद अगले शासक कौन बने, तो अगले शासक को याद रखेंगे जहादर शाह। जहादर शाह। इसके बाद आप किसे याद रखेंगे, तो इसके बाद आप लोग याद रखेंगे फर्रुखशियर। फर्रुखशियर। इसके बाद यदि आपसे पूछे इसके बाद आप किसे याद रखेंगे, तो इसके बाद आप लोग याद रखेंगे रफीउद्दौला। रफीउद्दौला।
दौला। इसके बाद आप किसे याद रखेंगे तो रफीउद दर्जात, रफीउद दर्जात, रफीउद दर्जात, या इसी को आप लोग शाहजहां सेकंड के नाम से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप लोग मोहम्मद शाह रंगीला को पढ़ते हैं, मोहम्मद शाह रंगीला, इसको रंगीला बादशाह भी बोलते हैं भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोग किसे पढ़ते हैं तो अहमद शाह, अहमद शाह इसके बाद शासक बने थे। अहमद शाह के बाद कौन शासक बने तो अहमद शाह के बाद शासक बने थे आलमगीर सेकंड, आलमगीर सेकंड अगले शासक बने। इसके बाद अगले शासक बने शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय। इस 15 के बाद 16वें शासक कौन बने तो 16वें शासक का आप लोग नाम बोलेंगे अकबर सेकंड, अकबर सेकंड। इसके बाद आप लोग अंतिम शासक के बारे में याद रखेंगे बहादुर शाह जफर, या आप इसी को बोलते हैं बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड। ये मुगल बादशाह हुए 17। आप लोग इन 17 मुगल बादशाहों में से सबसे ज्यादा याद रखेंगे। सर होमवर्क शीट कहाँ मिलेगी? दीक्षांत प्रैक्टिस होमवर्क शीट आपको एनसीएंट की लास्ट क्लास के समीप मिलेगी। ऐसे ही जब मिडाइवल कंप्लीट हो जाएगी तो प्रैक्टिस शीट आपको मिडाइवल की लास्ट क्लास के समीप मिलेगी, ठीक है। उनकी पीडीएफ अपलोड कर रखी है, आवाज आगे देख लो। ये 17 मुगल बादशाह हुए भाई, और मुगल वंश के संस्थापक कौन है? बाबर। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने पादशाह की उपाधि धारण की? अब उपाधियों का नाम आया है तो आप लोग एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे बाबर। बाबर का नाम पूरा क्या है? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मिर्जा बादशाह, या आप इसको बादशाही बोल सकते हैं, बादशाह कलंदर और गाजी। ये बाबर का पूरा नाम है। जो ये ऊपर वाला नाम है ये इनका पैदाइशी नाम है, जब ये पैदा हुए थे तब से इस नाम को जानते हम लोग। लेकिन ये कुछ टाइटल्स हैं, जैसे बादशाह, बादशाह या आप इसी बादशाही बोल सकते हैं। इसका अर्थ क्या? तो इसका अर्थ है सिथर शासक, सिथर शासक, यानी कि उसने अब वहां पर सेटल हो गया है। जब इसने पानीपत का जीता तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, सॉरी काबुल को जीता तो इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके बाद यदि मैं कलंदर की बात करूं तो इसने काबुल के अंदर दान दिए थे सिक्के, एक एक सोने का सिक्का दान दिया था, इसी कारण इसको कलंदर की उपाधि मिली। गाजी का अर्थ क्या भाई? तो गाजी का अर्थ है काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला, डिस्ट्रॉयर ऑफ काफिर्स। अभी आप लोग यहां पर एक शब्द देख रहे हैं काफिर। ये काफिर क्या भाई? तो जितने भी व्यक्ति विश्व के अंदर नॉन मुस्लिम है, गैर मुसलमान लोग, गैर मुसलमान लोगों को क्या बोला जाता है? तो आप लोग बोलेंगे गैर मुसलमान लोग क्या कहलाते हैं? काफिर कहलाते हैं, काफिर। नॉन मुस्लिम्स आर नोन एज काफिर। अभी इसके अंदर पूछा गया जो बादशाह की उपाधि किसके द्वारा धारण की गई थी? तो बाबर के द्वारा। इसके बाद सभी के सभी मुगल बादशाह कहलाए। इस बाबर के बारे में थोड़ी बातें लिखेंगे, जैसे इस बाबर का जन्म कब हुआ था? तो जन्म आप लोग याद रखेंगे, जन्म हुआ था 1483, 1483। यदि पूछे कहां पर हुआ था तो आप लोग बोलेंगे फरगना। फरगना कहां पर है? तो उज्बेकिस्तान, आज के उज्बेकिस्तान के अंदर है। उज्बेकिस्तान जिसकी राजधानी ताशकंद है, जहां पर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, उसी उज्बेकिस्तान के अंदर इसका जन्म हुआ था। इसके पिता की यदि मैं बात करूं तो आप लोग पिता का नाम याद रखेंगे। पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा। इसके पिता का नाम याद रखेंगे, पिता का नाम क्या है? उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा, इसके पिता का नाम। अब ये जो उमर शेख मिर्जा है ये तैमूर की 5वीं पीढ़ी का वंशज है, यानी तैमूर लंग जो आप लोगों ने पढ़ा, जिसने 1398 में भारत के ऊपर आक्रमण किया था, उसी की वंशावली में से एक उमर शेख मिर्जा। अगर मैं इसकी माता की बात करूं तो माता का नाम क्या है? तो आप लोग माता का नाम याद रखेंगे। इसकी माता का नाम है कुतलुग निगार बेग, कुतलुग निगार बेग इनकी माता का नाम है। और इनकी माता किस वंश की वंशज है? तो आप लोग बोलेंगे चंगेज खान की वंशज। चंगेज खान की वंशज कौन है? तो आप लोग बोलेंगे चंगेज खान की वंशज इनकी माता है। अच्छा, आप लोग एक बात और याद रखेंगे, 1494, 1494 में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु हो गई किसके?
बाबर के, बाबर फादर डाइड। बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर देखने को मिला हमें कि कहीं पर 8 साल दे रखा है, कहीं पर 10 साल दे रखा है, कहीं पर 11 साल दे रखा है, लेकिन उसके पिताजी की मृत्यु 1494 के अंदर हुई थी। इसके बाद उसने जाकर शासन करना किया स्टार्ट 1502 तक समरकंद में। समरकंद में जब शासन करता था तो समरकंद के अंदर इसने एक बैटल लड़ा। बैटल का नाम क्या है तो आप लोग बोलेंगे 1502 के अंदर एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम है सर एपुल का युद्ध, बैटल ऑफ सर एपुल। सर एपुल के युद्ध में कौन कौन शासक थे तो आप लोग याद रखेंगे, 2 व्यक्ति आपस में लड़े थे, एक का नाम था बाबर और दूसरे का नाम क्या था, शैबानी खान। बाबर और शैबानी खान ये 2 व्यक्ति ऐसे थे जो सर एपुल के युद्ध में लड़े थे। इसमें शैबानी खान जीत गया था और बाबर हार गया था। इसके बाद बाबर समरकंद से भी भाग गया और समरकंद से भागने के बाद उसने कहां पर पनाह ली थी तो आप लोग याद रखेंगे, काबुल में। काबुल में उसने कब पनाह ली, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद बाबर ने संडेस में काबुल पर कब्जा किया 1501, 2, 3, 4। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर देंगे। इसके बाद हम लोग जीवन के बारे में बात करेंगे कि इसने कब कब कहां कहां पर आक्रमण किया। तो यदि इसने पूछा कि बाबर ने काबुल में पनाह कब ली थी तो आप लोग आंसर देंगे इसने पनाह ली 1504 के अंदर, 1504। अभी 1504 के अंदर ये कहां पर आ गया, काबुल के अंदर। जब ये काबुल के अंदर रहता था तो इसने देखा कि भाई काबुल कमी हुई तो इसने भारत के ऊपर आक्रमण किया साल 1519। भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। और प्रथम आक्रमण मेरे प्यारे साथी आप लोग याद रखेंगे कहां पर किया था ये भी। तो इसने प्रथम आक्रमण जो किया था वो किया था बाजोर के भेरागढ़ के किले पर, बाजोर के भेरागढ़ किले पर, भेरागढ़ किले पर इसने पहला आक्रमण किया था भारत के अंदर। इसके बाद 1520 से लेकर 1522 तक इसने भारत के ऊपर जम्मू कश्मीर वाले रीजन पर 3 बार आक्रमण किया, 3 बार आक्रमण किया। इसके बाद साल आया 1526 में इसके पास इनविटेशन भेजा भारत के अंदर 3 व्यक्तियों ने। एक व्यक्ति आप लोग याद रखेंगे दौलत खां लोधी। एक व्यक्ति आप लोग याद रखेंगे महमूद लोधी। और एक व्यक्ति आप लोग याद रखेंगे राणा सांगा। इन व्यक्तियों के इनविटेशन पर यह भारत के अंदर आता है एक 12,000 सिपाहियों की सेना लेकर। जब भारत के अंदर आता है तो एक युद्ध लड़ता है जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। उस युद्ध को आप लोग 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को इसने एक बैटल लड़ा जिसका नाम क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, यानी पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया तो आप लोग बोलेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 21 अप्रैल 1526। किस किस के बीच में तो आप लोग बोलेंगे एक तरफ बाबर की सेना थी और दूसरी तरफ इब्राहिम लोदी की सेना थी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक। इन दोनों के बीच जब ये बैटल लड़ा गया तो इसके अंदर इब्राहिम लोदी हार गया और मारा गया, बाबर जीत गया और बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव रख दी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। बाबर के 4 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बाबर के 4 पुत्र थे। अभी बाबर के 4 पुत्रों में आप किस किस को याद रखेंगे? तो बाबर के 4 पुत्र थे अस्करी, हुमायूं, इंदाल और कामरान। ठीक है, अब सबसे बड़ा कौन था तो आप लोग बोलेंगे सबसे बड़े का नाम क्या है? हुमायूं। हुमायूं सबसे बड़ा है। जब 1530 में बाबर की मृत्यु हुई तो उसके बाद इसका बेटा शासक बना, लेकिन बाबर ने मरने से पहले अपने बड़े बेटे हुमायूं को बुलाकर आदेश दिया। क्या दिया? आदेश दिया कि मेरे मरने के बाद, कि मेरे बाबर ने कहा कि मेरे मरने के बाद
मेरे मरने के बाद चारों भाई पूरे साम्राज्य को, चारों भाई पूरे साम्राज्य को आपस में बांट लेना, पूरे साम्राज्य को आपस में बांट लेना, आपस में बांट लेना। ये किसने कहा? बाबर ने। बांट लेना, ये बाबर का कथन है। जब बाबर ने ये बात कही तो इसके बाद हुमायूं ने अपने चारों भाइयों में पूरे साम्राज्य को बराबर बराबर बांट दिया। इंदाल को दिया अलवर, अस्करी को दिया संबल, और काबुल और कंधार दिए कामरान को। काबुल एंड कंधार ये दोनों किसे दिए? तो आप लोग बोलेंगे ये दिए कामरान को। और हुमायूं ने अपने पास दिल्ली और लाहौर वाला एरिया रख लिया, या दिल्ली या आगरा वाला एरिया अपने पास रख लिया। ये सारा का सारा इसने अपना साम्राज्य बांट दिया अपने सभी भाइयों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मेदिनी राय, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा। अभी पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा था। इब्राहिम लोदी इसके अंदर हार गया था और बाबर जीत गया था। ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया। लेकिन इसके बाद इसने भारत के अंदर बहुत सारे बैटल लड़े। जैसे साल याद रखेंगे 1527 को एक बैटल लड़ा जिसका क्या नाम है? तो खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा या खानवा का युद्ध। इस खानवा के युद्ध में दो सेनाएं थी, आपस में लड़ रही थी। एक सेना किसकी थी? तो एक सेना थी राणा सांगा की, राणा सांगा। और एक तरफ कौन था? तो एक तरफ था बाबर। इस युद्ध में भी क्या हुआ भाई? इस युद्ध में जो बाबर था वो जीत गया, राणा सांगा हार गया। हालांकि 3 सिपाही इसके थे, 1 सिपाही इसका था। ये रेसो था। राणा सांगा की जो हेल्प की गई थी वो 2 आदमियों के द्वारा की गई थी। एक कौन था? महमूद लोदी, महमूद लोदी। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा व्यक्ति था राणा सांगा, राणा सांगा और एक मेदिनी राय। मेदिनी राय, इन दोनों ने किसकी सहायता की थी? तो आप लोग बोलेंगे मेदिनी राय और महमूद लोदी ने राणा सांगा की हेल्प की थी। लेकिन इसी के अंदर बाबर के द्वारा एक नारा दिया गया था, जिहाद का नारा। जिहाद का नारा किसने दिया था? बाबर ने। इसके बाद बाबर ने एक और युद्ध लड़ा भारत के अंदर। उस युद्ध का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे 1528 में एक बैटल लड़ा जिसका नाम है चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी या चंदेरी का युद्ध। इस चंदेरी के युद्ध में 2 सेनाएं आमने सामने थी। एक तरफ मेदिनी राय और दूसरी तरफ बाबर। मेदिनी राय और बाबर ये दोनों आपस में लड़े तो इसमें भी बाबर जीत गया और मेदिनी राय हार गया। बाबर के द्वारा पहली बार पहली बार जोहर किस युद्ध के बाद देखा गया? तो आप लोग बोलेंगे पहली बार जोहर बाबर ने चंदेरी के युद्ध के बाद देखा। इसके बाद साल आया 1529। एक बैटल लड़ा जिसका नाम है घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा, या इसी को बोलते हैं घाघरा का युद्ध। इस घाघरा के युद्ध में भी 2 सेनाएं थी। एक तरफ था महमूद लोदी और एक तरफ कौन था? तो एक तरफ था बाबर। इस युद्ध में बाबर जो था वो बाबर जीत गया, महमूद लोदी हार गया। ठीक है, ये सारे के सारे बैटल हैं। आप लोग इन्हें बहुत ज्यादा गौर करके याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। प्रसिद्ध स्मारक आरामबाग बाबर द्वारा बनवाया गया था। यह डैश में स्थित है। देखो, एक बात याद रखेंगे कि बाबर ने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु हुई थी बाबर की 1530 1530 में बाबर की मृत्यु हुई। इसने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा था। ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इस बाबर 2 हिंदू शासकों का वर्णन किया है। एक तो राणा सांगा, इसने बोला कि भारत का एक बहुत पावरफुल शासक था जिसका नाम है राणा सांगा। और इसने एक नाम लिया था कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, इन 2 व्यक्तियों का नाम हमें इसकी पुस्तक में देखने को मिलता है, कृष्ण देव राय और राणा सांगा। अब इसने अपनी आत्मकथा के अंदर लिखा कि मेरी अंतिम इच्छा है, मेरी अंतिम इच्छा, यानी इसने बोला कि मेरी जो अंतिम इच्छा है वो ये है कि मेरे मरने के बाद मेरे को काबुल दफनाओ, काबुल दफनाना। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई 1530 में तो सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो
तो इसको पहले कहां दफनाया गया, तो इसको आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के अंदर आराम बाग में पहले बाबर को दफनाया, आराम बाग में बाबर को दफनाया। लेकिन बाद में इसको उखाड़ कर यहां से कहां ले गए, तो आप लोग याद रखेंगे इसको अकबर के समय जब इसकी आत्मकथा को पढ़ा तो इसको उठाकर काबुल में दफनाया गया। क्वेश्चन आता है 2 बार किस मुगल बादशाह को दफनाया गया, तो आप लोग याद रखेंगे बब्बर। और इसने आराम बाग कहां बनवाया था, तो आगरा उत्तर प्रदेश के अंदर। एक क्वेश्चन मिलता है भारत के अंदर पहली बार तोपों का प्रयोग, तोप आ जाए या पूछ ले बारूद का पहली बार भारत के अंदर किसने प्रयोग किया था, तो बारूद का प्रथम प्रयोग भारत में बाबर ने किया था। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो बाबर, इसी बाबर को मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बोलते हैं। मुबैयान पद शैली का जन्मदाता, मुबैयान पद शैली का जन्मदाता किसे बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे मुबैयान पद शैली का जन्मदाता बाबर को बोलते हैं। इसके बाद आपको क्या याद रखना है, इसके बाद याद रखना है कि बाबर ने 2 युद्ध नीतियां, एक तो तुगलमा और एक उस्मानी, ये 2 तोप चलाने की विधि है, इनका प्रयोग किसने किया, बाबर ने। इसी बाबर से आप लोग याद रखेंगे पानीपत के अंदर एक मस्जिद है काबुली मस्जिद, काबुली मस्जिद, और एक मस्जिद है जिसका नाम है, एक बाग है जिसका नाम है काबुली बाग। इन दोनों का निर्माण भारत के अंदर किसके द्वारा किया गया, तो इन दोनों का निर्माण भारत के अंदर बाबर के द्वारा किया गया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोग बाबर से याद रखें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण कराया था, 4 नाम दे दिए, अकबराबाद, मोहम्मदाबाद, दीनपना, सिरी। एक बार जल्दी से आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद हम लोग बातों की शुरुआत आगे करेंगे। दिल्ली में हुमायूं ने निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन बहुत प्यारा भाई, दिल्ली में हुमायूं बहुत अच्छे राज, आंसर भी आ गया राज का। आंसर गलत है, लेकिन राज आपको याद रखना है कि इसने एक शहर की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है, दीनपना। हम अब बात कर लेते हैं हम लोग हुमायूं के बारे में। तो एक नाम याद रखेंगे हुमायूं, हमने इसके 4 भाई पढ़े थे, चारों भाई। अभी इसका जो शासन काल है वो 2 बार है, एक तो 1530 से लेकर 1540 तक, 1530 से 1540, और एक आपको मैंने बताया 1555 से लेकर 1556। ये 2 शासनकाल आप लोग याद रखेंगे। इसका जो बीच वाला टेन्योर है, इसके अंदर एक सूरी एम्पायर के बारे में बात करेंगे हम लोग, सूरी साम्राज्य के बारे में। ये हुमायूं जब भारत का शासक बना, तो आप लोग हुमायूं से क्या क्या पढ़ेंगे। हुमायूं से आपको याद रखना है कि हुमायूं जब भारत का मुगल बादशाह बना, तो इसने अपने 4 भाइयों में सारा साम्राज्य बराबर बराबर बांट दिया। अब इसके बाद इसने 1531 में एक बैटल लड़ा जिसका नाम है दोहरिया का युद्ध, बैटल ऑफ दोहरिया, दोहरिया का युद्ध। इस दोहरिया के युद्ध के अंदर 2 सेनाएं आपस में लड़ी थी। एक सेना का नाम है महमूद लोदी, महमूद लोदी, और दूसरी सेना का नाम क्या है, तो हुमायूं। ये 2 सेनाएं आपस में लड़ी, तो इस युद्ध के अंदर जो हुमायूं था, ये हुमायूं हार गया, सॉरी जीत गया, और दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी हार गया, इसकी हत्या कर दी। इसके बाद 1532 के अंदर इसने चुनारगढ़ अभियान किया, चुनारगढ़ अभियान, 1532 के अंदर चुनारगढ़ अभियान किया। और इसके बाद आप लोग याद रखेंगे 1538, 1538, 1538 में दोबारा से चुनारगढ़ का अभियान किया। 2 चुनारगढ़ अभियान किसके द्वारा किए गए, तो आप लोग याद रखेंगे हुमायूं के द्वारा। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है।
इसी के बाद एक बैटल लड़ा जाता है जिसको आप लोग चौसा के युद्ध के नाम से पढ़ेंगे। अगले आ जाओ। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश के द्वारा बनवाया गया। 4 नाम दिए हैं, गुलबदन बेगम, बीगा बेगम, हमीदा बानो बेगम और महम बेगम। ये इसकी पत्नियां हैं, ये इसकी बहन है। गुलबदन बेगम के द्वारा हुमायूंनामा पुस्तक लिखी गई है। तो हुमायूं का मकबरा पूछा गया इसके अंदर, हुमायूंनामा पुस्तक किसी द्वारा लिखी गई है, तो आप लोग बोलेंगे गुलबदन बेगम। इसके बाद अगर मैं बीगा बेगम की बात करूं तो बीगा बेगम के द्वारा इसका जो मकबरा है वो बनवाया गया। तो आप लोग बीगा बेगम को यहां याद रखेंगे। बीगा बेगम को हुमायूं का मकबरा के लिए जाना जाता है। और बातें करें हुमायूं के बारे में, तो हुमायूं के बारे में आपको याद रखना कि हुमायूं ने 1539 एक बैटल लड़ा। बैटल का नाम क्या है? तो बैटल का नाम है चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा, या इसी को बोलते हैं चौसा का युद्ध। 2 सेनाएं आपस में लड़ रही थी चौसा के युद्ध में। एक तरफ तो था हुमायूं और दूसरी तरफ था एक व्यक्ति जिसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, ये 2 सेनाएं आपस में लड़ी और इस युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी जीत गया और हुमायूं हार गया। इसके बाद एक बैटल और लड़ा गया, साल था 1540। बैटल का नाम क्या है? तो बैटल का नाम है कन्नौज, या इसी का एक और नाम है बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ बिलग्राम। इस बिलग्राम और कन्नौज के युद्ध में, एक बार इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध, इस युद्ध के अंदर 2 सेनाएं आपस में लड़ी। एक तरफ था हुमायूं और दूसरी तरफ कौन था? तो दूसरी तरफ आप लोग याद रखेंगे, दूसरी तरफ था शेरशाह सूरी। हुमायूं और शेरशाह सूरी जब आपस में लड़े तो इस युद्ध के अंदर भी शेरशाह सूरी था वो जीत गया और हुमायूं हार गया। और इस तरीके से 1540 में भारत के ऊपर एक व्यक्ति शासन करता है जिसका नाम क्या है? शेरशाह सूरी। आगे बढ़ते हैं। शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? शेरशाह का मकबरा भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बार जल्दी से बताओ। अगला आप लोग शेरशाह सूरी को पढ़ेंगे। शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैं यहां पर लिख देता हूं। जैसे आप लोग एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, शेरशाह सूरी, या इसी शेरशाह सूरी को आप लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है? फरीद। शेरशाह सूरी को ही क्या बोलते हैं? फरीद। इस फरीद का जन्म डिस्प्यूटेड है, यानी पता नहीं कहां पर हुआ, लेकिन इतिहासकार 2 जगह बताते हैं। एक तो बताते हैं 1483 के अंदर पंजाब के अंदर फिरोजपुर नामक स्थान में हुआ था। एक बताते हैं 1472 के अंदर इनका जन्म नारनौल के अंदर हुआ था। नारनौल हरियाणा के अंदर है। ये 2 जगह डिस्प्यूटेड है, लेकिन जहां पर भी इसका जन्म हुआ, इसने बहार कहाँ लोहानी, बिहार के एक सूबेदार है, बिहार का सूबेदार बहार खां लोहानी, इसके यहां पर इसने काम करना स्टार्ट किया। बिहार के सूबेदार के पास, सूबेदार का नाम भी आप लोग याद रखेंगे। सूबेदार का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी, इसके यहां पर इसने काम करना स्टार्ट किया। जब बहार खां लोहानी के यहां पर स्टार्ट किया तो यह बाद में बिहार का सूबेदार बन गया और इसने 1539 और 1540 में 2 बैटल लड़े, एक चौसा का युद्ध, एक बिलग्राम और कन्नौज का युद्ध। इसके बाद साल था 1540 और 1545 तक ये भारत का शासक रहा। जब 1540 से 1545 तक शासन रहा तो इसने 1545 में एक स्थान पर अटैक करने की सोची जिसका नाम है कालिंजर। कालिंजर पर जब अटैक करने के लिए इसने सेना तैयार की तो कालिंजर के शासक का नाम था कीरत सिंह। उस कीरत सिंह को मारते वक्त एट द एज ऑफ 65 ईयर ये उक्का नामक अग्नेयास्त्र चला रहा था। उक्का नामक अग्नेयास्त्र को चलाते वक्त, उक्का नामक अग्नेयास्त्र को चलाते वक्त इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु हुई थी कालिंजर में, लेकिन इनको दफनाया गया बिहार। बिहार के अंदर आप लोग एक पर्टिकुलर स्थान याद रखेंगे जिसका नाम क्या है? सासाराम। सासाराम बिहार के अंदर इनको दफनाया गया था। तो ये बात आपको याद रखनी। आगे बढ़ते। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधाओं के लिए सराय आश्रय के निर्माण पर केंद्रित किया? यानी जो आदमी ट्रेवल वगैरह करते थे उनके ट्रेवलिंग के लिए इनके द्वारा सरायों का निर्माण किया गया, यानी रुकने के स्थान का निर्माण किया गया। पूछा गया है कि भाई कौन सा वो मुगल बादशाह था? ये मुगल बादशाह तो था नहीं, ये तो सूरी साम्राज्य का शासक था।
पूछा गया मध्यकालीन शासक जिसने सरायों का निर्माण कराया। 4 हैं, बाबर है, शेरशाह सूरी है, अकबर है और हुमायूं। तो आप लोग एक व्यक्ति के बारे में याद रखेंगे जिसका नाम क्या है, शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ी बहुत बातें और कर लेते हैं। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी से आप लोग सबसे पहले याद रखेंगे इसने एक मार्ग का निर्माण कराया था जिसका नाम क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग। शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो आप लोग याद रखेंगे शेरशाह सूरी ने। इस शेरशाह सूरी मार्ग की लेंथ कहां से कहां तक है, तो आप लोग याद रखेंगे पाकिस्तान के अंदर एक स्थान है पेशावर और बांग्लादेश के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है सोनार। सोनार से पेशावर तक ये रास्ता जाता था। इसी शेरशाह सूरी मार्ग का नाम 1839 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके द्वारा इसका नाम चेंज कर दिया गया और आज इसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे जीटी रोड। जीटी यानी ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखनी है। इसके बाद इसी शेरशाह सूरी से आप लोग 2-3 बातें और याद रखेंगे कि इसने 1700 सराय हिंदुओं के लिए अलग और मुस्लिमों के लिए अलग रुकने का स्थान क्या कहलाया, सराय, इनका निर्माण कराया। इसके बाद पहली बार माइलस्टोन यानी कि कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो कोस मीनार का पहली बार निर्माण आप लोग जब जाते हैं तो आप लोग देखते हैं भाई झज्जर 75 किलोमीटर इस तरीके से आपको पत्थर देखने को मिलता है, उसको माइलस्टोन या कोस मीनार बोलते हैं। ये सारे कार्य किसके द्वारा किए गए थे, तो आप लोग आंसर देंगे शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, अकबर, केशव नहीं भाई, सरायों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था, अकबर ने नहीं कराया था। ठीक है, आगे आज अगले क्वेश्चन। किस शासक को दिल्ली में पुराना किला के निर्माण का श्रेय दिया जाता है, बाबर और अकबर, कुतुबुद्दीन और इल्तुतमिश, शाहजहां और जहांगीर, हुमायूं और शेरशाह सूरी। 4 नाम दिए गए हैं। आप लोग एक इमारत के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम क्या है, पुराना किला। पुराना किला जो इमारत है वो कहां पर है, तो पुराना किला इमारत दिल्ली के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया था, इसका निर्माण 2 व्यक्तियों ने मिलकर कराया था। दोनों व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे आप लोग, एक का नाम हुमायूं और एक का नाम शेरशाह सूरी। इसी पुराना किला के ऊपर हुलिया दाग प्रथा, हुलिया दाग प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, तो आप लोग याद रखेंगे शेरशाह सूरी के द्वारा। इसी पुराना किला के पास में आप लोग याद रखेंगे कि एक करेंसी इंट्रोड्यूस की थी जिसका नाम क्या है, रुपया। रुपया करेंसी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, शेरशाह सूरी। इसी शेरशाह सूरी से आप याद रखेंगे पाटलिपुत्र का जो नाम है, पाटलिपुत्र का नाम चेंज करके, का नाम बदल कर क्या रख दिया था, पटना। बदल कर पटना किसके द्वारा रखा गया, तो आप लोग बोलेंगे शेरशाह सूरी ने। ठीक है, इस शेरशाह सूरी को इसके एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासनिक संरचना के लिए जाना जाता है। प्रशासनिक संरचना का चरम इसी के काल में आया था। प्रशासनिक संरचना सबसे ज्यादा हमें शेरशाह सूरी के शासनकाल में देखने को मिली थी। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन प्राय किस शासक के दरबार में गाया करते थे, बहुत प्यारा क्वेश्चन। संगीतकार तानसेन, वैसे तो आप लोग एक शब्द पढ़ते हैं नवरत्न, 9 जेम्स। इन नवरत्नों को सभी जानते हैं भाई, नवरत्नों का संबंध किससे है, तो आप लोग याद रखेंगे नवरत्नों का संबंध है अकबर से। मैं आपको ना एक छोटी सी बात पीछे और करा देता हूं भाई, जिससे कि वो एग्जाम का क्वेश्चन कवर हो जाए। देखो यहां पर 2 बातें और कर लेते हैं। ये जो हुमायूं है ना, इस हुमायूं ने साल था 1555। 1555 के अंदर एक युद्ध लड़ा जिसका नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। एग्जाम के अंदर पूछा गया है, तो आप लोग याद रखेंगे मच्छीवाड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। 2 सेनाओं के बीच में लड़ा गया था। एक तरफ तो हुमायूं था और दूसरी तरफ था नसीब खान। नसीब खां और एक तातार खां, ये 2 शासक थे जिनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था। इसमें नसीब खां तातार खां हार गए थे और हुमायूं जीत गया था। इसके बाद एक बैटल और लड़ा था जिसका नाम है 1555 में सरहिंद का युद्ध, बैटल ऑफ सरहिंद। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध किन 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ा गया था, तो आप लोग 2 आदमियों के नाम याद रखेंगे, एक तो हुमायूं और दूसरी तरफ आप लोग याद रखेंगे सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी, ये 2 व्यक्ति आपस में लड़े थे
इसमें जो था सिकंदर सूरी हार गया था और हुमायूं जीत गया था। ये बातें आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ जाओ। तानसेन, अकबर, बहुत अच्छे भाई केशव राज। अकबर के दरबार में नवरत्न बैठते थे भाई, तो जाहिर सी बात है तानसेन भी एक नवरत्न था अकबर के दरबार से। इसी का नाम था रामतनु पांडे। सबसे फेमस जो नवरत्न पढ़ते हैं उसका नाम क्या है? बीरबल। बीरबल सबसे फेमस नवरत्न है अकबर के दरबार का। दूसरा आप लोग टोडरमल को याद रखते हैं। टोडरमल जो भू राजस्व का कार्य करता था उसको टोडरमल बोलते हैं। तीसरा तानसेन। तानसेन जो संगीत का काम करता था उसको तानसेन पढ़ा आप लोगों ने। चौथा आप लोगों ने पढ़ा मानसिंह। मानसिंह सेनापति थे अकबर के और नवरत्नों में शुमार थे। इसके बाद आप लोग एक हकीम उमाम यानी एक राजवैद यानी कि एक डॉक्टर इनके दरबार में बैठते थे, उनका नाम हकीम उमाम था। फिर आप लोग एक व्यक्ति को याद रखते हैं जिसका नाम फैजी। फैजी इनको लिटरेचर से संबंधित जानकारी देता था। फिर आप लोग एक आदमी को पढ़ते हैं अबुल फजल, जिसके द्वारा आईने अकबरी लिखी गई। अबुल फजल ये नवरत्न था। इसके बाद आप लोग एक अब्दुल रहीम खाने खाना। अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना, ये किसके दरबार में था? तो आप लोग बोलेंगे ये वैसे तो बैरम खान का बेटा था, लेकिन आप लोग इसको नवरत्न के रूप में जानेंगे। एक आप लोग याद रखेंगे मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ये भी किसके दरबार में एक नवरत्न था? तो आप लोग बोलेंगे ये अकबर के दरबार में नवरत्न था। ये 9 जेम्स अकबर के दरबार में बैठते थे और नो के नो इंपोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल प्रशासनिक व्यवस्था मनसबदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं भाई। एक तो अकबर, एक जहांगीर, एक शाहजहां, एक औरंगजेब। ये 4 व्यक्तियों में आपको सबसे पहले नाम क्या लिखना है? तो सबसे पहले आप लोग नाम लिखेंगे अकबर। सबसे पहले क्वेश्चन मिलता है अकबर का शासनकाल। तो अकबर का जो शासनकाल है वो है 1556 से लेकर 1605, 1605। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। अकबर के बचपन का नाम यदि आपसे पूछे तो आप लोग बोलेंगे कि अकबर के बचपन का नाम है जलाल। इसका जन्म कब हुआ? तो आप लोग बोलेंगे 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542 इसका जन्म हुआ था। जन्म हुआ कहां पे था? तो आप लोग याद रखेंगे राजा वीरसाल के महल में। अमरकोट के अंदर राजा वीरसाल का महल है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। जब इनका जन्म हुआ तो इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम। इसी अकबर ने क्या किया था? इस अकबर ने 1542 से लेकर 1556 तक कुछ नहीं किया, लेकिन 1556 में ये अपने एक सेनापति जिसका नाम बैरम खां उसके साथ कलानौर गए थे और उसी समय हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। कलानौर जब ये गए तो इनके पिताजी हुमायूं की मृत्यु, कलानौर गए तो इनके पिता की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर होगी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर होगी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु होगी भाई किसकी? हुमायूं की। और उसके बाद भारत का शासक कौन बन गया 1556 में? तो शासक बन गया रेवाड़ी का एक शासक जिसका नाम क्या है? हेमू। रेवाड़ी का शासक जिसका नाम हेमू, या इसी को आप लोग हेमचंद्र या इसी को आप लोग विक्रमादित्य, हेमचंद्र या इसी को विक्रमादित्य की उपाधि मिली हुई भाई। ये अंतिम हिंदू शासक है विक्रमादित्य, ये अंतिम हिंदू शासक है। इस विक्रमादित्य ने शासन स्टार्ट किया तो इसका राज्याभिषेक बैरम खान ने कलानौर के अंदर कर दिया और पानीपत के अंदर आकर खड़े हो गए। साल है 1556 और यहीं पर एक बैटल लड़ाया गया जिसका नाम है पानीपत का दूसरा युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत का दूसरा युद्ध। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो आप लोग 2 आदमियों के नाम याद रखेंगे। एक तरफ तो आप लोग अकबर को याद रखेंगे और दूसरी तरफ आप लोग हेमू को याद रखेंगे। इस अकबर की तरफ से जो लड़ रहा था उसका नाम है बैरम खान, यानी इसका सेनापति। इस युद्ध में क्या हुआ भाई? इस युद्ध में जो अकबर था वो जीत गया और हेमू हार गया और भारत का अगला शासक कौन बना? अकबर। इसी अकबर के द्वारा मनसबदारी सिस्टम की शुरुआत की गई थी और ये मनसबदारी सिस्टम लिया कहां से था? तो आप लोग बोलेंगे ये मंगोलिया से लिया गया था। मंगोलिया से इसने एक सिस्टम लिया जिसका नाम क्या है? मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दीन इलाही के संस्थापक कौन है? देखो बाबर शासक बने,
बाबर शासक कब बने भाई? तो शासक बने 1556 में। जब 1556 में शासक बने तो 1556 से 1560 इनकी जगह बैरम खां ने शासन किया। बैरम खां रूल्ड ओवर इंडिया। लेकिन साल आया 1560। 1560 से लेकर 1562 तक इनकी बड़ी मम्मी ने शासन किया, मां मनगा ने। इसीलिए इसके शासनकाल को पर्दा शासन बोलते हैं। लेकिन सारा का सारा शासन इन्होंने अपने हाथों में लिया था साल 1562 में, और तभी इन्होंने दास प्रथा को प्रतिबंधित किया, दास प्रथा समाप्त की। इसके बाद इनके द्वारा 1563 1563 में इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया, सती प्रथा सती सिस्टम को समाप्त कर दिया। इसके बाद इन्होंने 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, जजिया कर समाप्त किया। इसके बाद लोगों ने इनको एक नाम दे दिया जिसका नाम क्या है? महान, अकबर महान। इसके बाद इसने जो ये दीन इलाही धर्म है ये आगे चल के साल 1582 में 1582 दीन इलाही धर्म की शुरुआत की। और दीन इलाही धर्म की जब शुरुआत की तो इसको अपनाने वाला प्रथम हिंदू या एकमात्र हिंदू आपसे पूछे तो आप लोग याद रखेंगे, उसका नाम है बीरबल। ये दीन इलाही धर्म सब धर्मों को मिलाकर एक धर्म बनाया था। इसका जो मकसद था वो था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड इसका उद्देश्य था। इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। इस धर्म को अपनाने के लिए कोई भी व्यक्ति अकबर के दरबार में जाता था और सबसे पहले सिजदा यानी सर झुकाकर सलाम और फिर लेटकर पैर चूमता था और वो इस धर्म का हो जाता था। इसी धर्म के नाम पर अकबर ने जो ये धर्म बनाया था, इसी के नाम पर अकबर के द्वारा इलाही सक्के, इलाही सम्मत, सम्मत यानी कैलेंडर, इलाही गज, इलाही सिक्के और इलाहाबाद का नाम, जो आप लोग इलाहाबाद का नाम आज प्रयागराज पढ़ रहे हैं, इलाहाबाद जो नाम है वो प्रयागराज का नाम चेंज कर कर इलाहाबाद कर दिया किसने? तो आप लोग बोलेंगे अकबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर है? मुगलों के द्वारा पहला शहर बसाया गया, उसका नाम पूछा गया। महेश चंद, बीरबल। बीरबल के बारे में अनेकों कहानियां भाई, लाखों कहानियां, खत्म ही नहीं होंगी बाबर की। अकबर बीरबल की तो भाई बहुत सारी स्टोरियां। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा शहर मुगलों का पहला नियोजित शहर? 4 शहर है, मिर्जापुर, फतेहपुर सीकरी, लखनऊ और लाहौर। तो आप लोग आंसर देंगे कि इसका आंसर है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी को अकबर के द्वारा बसाया गया था। बसाया क्यों गया? तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर फतेहपुर सीकरी के अंदर, फतेहपुर सीकरी, इस फतेहपुर सीकरी के अंदर एक बाबा बैठते थे। बाबा का नाम क्या है? शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती कहां के बाबा थे? तो आप लोग बोलेंगे ये फतेहपुर सीकरी के बाबा थे। अकबर को बच्चों की प्राप्ति नहीं होती थी तो इसने साल 1569 में इसके पास शरण ली और यहां पर इसको एक बच्चे की प्राप्ति हुई जिसका नाम है जहांगीर। इसी जहांगीर के बचपन का नाम आप लोग पढ़ते हैं सलीम। ये शेख सलीम चिश्ती के नाम पर रखा गया था। इसी सलीम को प्यार से शेखू भी बुलाता था अकबर। ठीक है, ये बच्चा प्राप्त हुआ तो इसने फतेहपुर सीकरी को बसाया किसने? अकबर ने। कब बसाया? तो साल था 1572, 1572। अकबर के द्वारा गुजरात अभियान किया गया और गुजरात अभियान से बहुत ज्यादा पैसा लाया गया। पैसा लाकर इसने बहुत सारी इमारतों का निर्माण कराया, जैसे कि एक सबसे इंपॉर्टेंट है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आप लोग बोलेंगे अकबर के द्वारा। एक है इबादत खाना, इबादत खाना। इसके बाद आप लोग याद रखेंगे मरियम महल, मरियम महल। एक आप लोग याद रखेंगे पंचमहल, पंचमहल, सपनों में पत्थर, पंचमहल। इसके बाद कुछ किले बनवाए थे, जैसे आप लोग एक याद रखेंगे इलाहाबाद का किला। इलाहाबाद का किला किसके द्वारा बनाया गया? तो आप लोग बोलेंगे इलाहाबाद का किला अकबर के द्वारा बनवाया गया। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आगरा का किला। आगरा का किला किसने बनवाया? तो आप लोग बोलेंगे आगरा का किला अकबर ने बनवाया था। इसके बाद आप लोग एक लाहौर का किला याद रखेंगे। लाहौर का किला भी किसने बनवाया था? तो लाहौर का किला भी अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये इमारतों के निर्माण अकबर ने कराए थे।
जब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुगल शासक अकबर के जीवन पर आधारित एक दस्तावेज आईने अकबरी में डैश संबंधित जानकारी है। रेवेन्यू, एंसेस्टर्स, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन। आईने अकबरी, इसके लेखक वैसे अबुल फजल हैं, लेकिन हम लोग अकबर के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। जैसे अकबर ने एक बैटल लड़ा था जिसका नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। कब लड़ा? 1576। नाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी का युद्ध। किस किस के बीच में लड़ा गया? तो आप लोग दो सेना याद रखेंगे, एक तरफ तो थे महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, और एक तरफ थे मान सिंह। मान सिंह किसके सेनापति हैं? अकबर के। अकबर ही याद रखेंगे, लेकिन इसके सेनापति मान सिंह यहां पर लड़ रहे थे। तो इन दोनों के बीच में जब ये युद्ध हुआ तो आप लोग याद रखेंगे अकबर जीत गया था और महाराणा प्रताप हार गया था। इसके बाद अकबर ने और क्या किया? 1577 में, 1577, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी थी। रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दी। बाद में इसको रामदास नगर के नाम से जाना गया इस जमीन को, और आज इसको अमृतसर बोलते हैं। अमृतसर के लिए जमीन किसके द्वारा दी गई थी? तो आप लोग बोलेंगे अकबर के द्वारा। इस अकबर के शासनकाल को, जो अकबर का शासनकाल है 1556 से लेकर 1605, इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर, यानी साहित्य का स्वर्ण काल, साहित्य का स्वर्ण काल बोलते हैं, गोल्डन एरा ऑफ लिटरेचर। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी किताबें लिखी गई। एक आईने अकबरी, आईने अकबरी इसके पूर्वजों के बारे में जानकारी देती है। जब पूर्वजों के बारे में जानकारी देती है तो आप लोग इसके बारे में, सॉरी, पूर्वजों के बारे में जानकारी नहीं देती, और सबकी राजस्व, सेना और प्रशासन ही देती है। लेकिन इस अबुल फजल के द्वारा एक और किताब है जिसका नाम क्या है? महाभारत। आज आप लोग इसे महाभारत के नाम से जानते हैं। महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता, जय संहिता। इसका ट्रांसलेशन अकबर के द्वारा अबुल फजल ने किया था। उसका ट्रांसलेशन किस नाम से किया? रजमनामा। फारसी भाषा में महाभारत को रजमनामा के नाम से जानते हैं। और ये किसके द्वारा लिखवाई गई थी? तो आप लोग बोलेंगे ये अकबर के द्वारा लिखवाई गई थी। आगे बढ़ते। हु सक्सीडेड इन गेटिंग ट्रेड, मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था? जॉन मिल्डियान, कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन बेस्ट और टॉमस रो। इसके अंदर से केवल 3 आदमी ऐसे हैं जो भारत के अंदर आए थे। जैसे जॉन मिल्डियान है, भारत के अंदर 1599 के अंदर आए थे। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 के अंदर आए थे। अगर थॉमस रो की बात करूं तो 1615 के अंदर आए थे। ये इनका कर्म है। लेकिन शासन करने की मंजूरी कौन सा अंग्रेज ले पाया था, ये पूछा गया। अगर मैं बात करूं जहांगीर, तो आप लोग एक हेडिंग डालेंगे जहांगीर। जहांगीर से क्या क्या क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से लेकर और 1627, 1627। इस जहांगीर के समय सबसे पहले आप लोग क्या बात याद रखेंगे? जहांगीर जब शासक बना तो साल आया 1606, और इसका एक बेटा था खुसरो। उस खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया, खुसरो का विद्रोह। इस विद्रोह में हेल्प कर दी सिखों के 5वें गुरु, जिसका नाम क्या है? गुरु अर्जन देव। और गुरु अर्जन देव ने जब हेल्प की तो गुरु अर्जन देव को इसने मृत्युदंड दे दिया। अर्जन देव को मृत्युदंड की सजा किसके द्वारा सुनाई गई? तो आप लोग याद रखेंगे मृत्युदंड की सजा जहांगीर के द्वारा सुनाई गई। इसके बाद 1608 में एक आदमी आया जिसका नाम क्या है? कैप्टन विलियम हॉकिंस, यानी विलियम हॉकिंस। इस विलियम हॉकिंस ने इससे बातें करना स्टार्ट किया और सारी की सारी बातें फारसी भाषा में की। इसी कारण विलियम हॉकिंस को एक उपाधि दी गई, फिरंगी खान। फिरंगी खान, या आप इसी को किस और नाम से जानेंगे? इंग्लिश खान। इंग्लिश खान की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो आप लोग बोलेंगे इंग्लिश खान की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई। इसके बाद साल 1615 में टॉमस रो आए और टॉमस रो ने इससे कंपनी बनाने के लिए रियायतें प्राप्त कर ली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? सर टॉमस रो। दीक्षांत बहुत अच्छे भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? पाली, अरब, फारसी और संस्कृत। एक बार जल्दी से इसका आंसर देंगे आप लोग।
तो जो कि जहांगीरी के बारे में भाई बातें करते हैं। पर्शियन बहुत अच्छे, केशव दीक्षांत बहुत अच्छे भाई। तो ये फारसी भाषा में लिखी गई भाई। इस जहांगीर के बारे में और क्या क्या बातें याद रख सकते हैं हम लोग। तो जहांगीर के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो जहांगीर है इसके द्वारा एक न्याय की जंजीर बनवाई गई थी। न्याय की जंजीर, इस न्याय की जंजीर में 60 घंटियां थी और 60 घंटियां आगरा के बाहर शाह बुर्ज के किले नामक स्थान पर एक रस्सी से बांध के डाल दी गई थी। इसने बोला कि यदि कोई रात को आकर भी उन घंटियों को बजाएगा तो मैं उसके साथ न्याय करूंगा। इसी को न्याय की जंजीर बोलते हैं। इसका संबंध किससे है? तो आप लोग याद रखेंगे, इसका संबंध जहांगीर से है। इसी जहांगीर की जो ये आप लोग पुस्तक पढ़ रहे हैं तो जो कि जहांगीरी, इसको कंप्लीट किया गया था एक आदमी के द्वारा जिसका नाम है मोतबिंद खान। मोतबिंद खान के द्वारा इसको कंप्लीट किया गया था। इसी जहांगीर ने भाई चित्रकला का स्वर्णकाल, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग, चित्रकला का स्वर्णकाल, इसके शासनकाल को बोला जाता है। ठीक है, चित्रकला का स्वर्णकाल। इसका एक बहुत फेमस कथन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया था कि यदि किसी चित्र का आंख और भौं अलग व्यक्तियों के द्वारा बनाए गए हैं तो मैं यह देखकर बता सकता हूं किसने आंख बनाई और किसने बो, कि किसने आंख बनाई और किसने बो। ये कथन किसका है? तो आप लोग बोलेंगे, तो आप लोग क्या बोलेंगे? तो आप लोग बोलेंगे कि ये कथन जहांगीर का। ठीक, इसी जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? जहांगीरी। एक बात और याद रखेंगे, 2 मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, 2 मुगल बादशाह जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी, तो आप लोग नाम देंगे बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर, इन्होंने अपनी आत्मकथा को स्वयं लिखा है। ठीक है, हेल्प थोड़ी बहुत की गई है लेकिन स्वयं लिखा है बाबर और जहांगीर ने। आगे देखते हैं। मेहरुनिसा ने सम्राट जहांगीर से डैश में शादी की थी? 1620, 1602, 1611, 1603। ये मेहरुनिसा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मेहरुनिसा के बारे में यदि बात करूं तो इसी मेहरुनिसा को एक उपाधि मिली थी नूरजहां, और जहांगीर के शासनकाल के दौरान यही फेमस थी। इसी नूरजहां के पिता का नाम क्या है? तो आप लोग बोलेंगे ग्यास बेग। इसी ग्यास बेग को एतमाद-दौला की उपाधि दी गई थी। एतमाद-दौला की उपाधि दी गई थी जहांगीर के द्वारा। इस एतमाद-दौला का मकबरे का निर्माण नूरजहां ने कराया था, जिसमें पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया था, संगमरमर का प्रयोग किया गया था। इसके पति का नाम था अली कुली बेग। इसकी जो माता थी, माता का नाम था अस्मत बेगम। अस्मत बेगम ने क्या किया था भाई? अस्मत बेगम के द्वारा गुलाब के फूल से इत्र का आविष्कार किया गया था। यानी भारत के अंदर पहली बार इत्र का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोग बोलेंगे अस्मत बेगम के द्वारा। ठीक है, इसी नूरजहां के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इसने शादी की थी जहांगीर से, और शादी करने के बाद इसके एक और भाई भी थे जिसका नाम है आसफ खान। आसफ खान के बारे में आप लोग याद रखेंगे, ये आसफ खान है, इसी की बेटी का नाम है मुमताज महल। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखेंगे इस नूरजहां से। अभी इसी मेहरुनिसा ने क्या किया था? 1611 में इसके पति की मृत्यु के बाद इसने जहांगीर से शादी कर ली और जहांगीर के स्थान पर यही शासन करती थी सारा का सारा। ठीक है, आगे बातें करते हैं। मुगल चित्रकला के तहत अपने चरम पर पहुंच गई। मुगल चित्रकला की याद करें तो आप लोग 2 चित्रकार याद रखेंगे। 2 चित्रकार नाम क्या क्या है? तो पहले का नाम आप लोग याद रखेंगे दसवंत, और दूसरे का नाम याद रखेंगे बसावन। ये 2 चित्रकारों का संबंध पूछता है तो आप लोग बोलेंगे इनका संबंध किससे है? जहांगीर दरबार से। और जहांगीर को ही मुगल चित्रकला के चरम पर पहुंचाने का श्रेय दिया जाता है, गोल्डन एरा ऑफ पेंटिंग। ठीक है भाई, तो ये है आज के अपने क्वेश्चंस। हम लोग बातों को यहीं पर समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम लोग बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो यदि किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे।
राज दीक्षांत केशव, यदि किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम लोग क्लास को समाप्त कर दें। नहीं है भाई, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। नो क्वेश्चन सर, ओके भाई।